या फिर चला गया कहाँ? कितने बजे आएगा वो? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लाइट्स को ऑन कर देते हैं, पीछे के लाइट्स ऑन कर दो, पीछे के लाइट्स को ऑन करो। लाइट से रिफ्लेक्शन आ रहा है और कोई दिक्कत नहीं है उससे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्लावरिंग प्लांट किसे कहते हैं। सबसे पहले जो है हम बात करेंगे फ्लावरिंग प्लांट किसे कहते हैं इसके बारे में। व्हाट इज फ्लावरिंग प्लांट? फ्लावरिंग प्लांट हम किसे कहते हैं? ओके, तो आर.एच. व्हिटेकर का जो 5 किंगडम है उसमें किंगडम प्लांटी के अंदर, किंगडम प्लांटी को उन्होंने दोबारा जो सो अलग अलग जो सो ग्रुप में कैटेगराइज किया है, उसमें से एक ग्रुप वो बनाते हैं और उस ग्रुप का नाम है एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट। जैसे थोड़ा सा हम तुमको याद दिला देना चाहते हैं आर.एच. व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन, याद है? किनको याद है आर.एच. व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन के बारे में? याद है सतीश? आपको याद है? बताओ। 5 किंगडम, हाँ 5 किंगडम, वही मैं पूछ रहा हूं। इनके जो 5 किंगडम है वो कौन कौन से थे? आपको सतीत्व सुनना है, याद भी करना है बालक। प्लांटी, और लास्ट वाला क्या है? एनिमेलिया। अब्दुल्ला आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत 11th में। आर.एच. व्हिटेकर ने क्या किया है? इस पृथ्वी पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन सभी को उन्होंने 5 किंगडम यानी 5 बड़े ग्रुप में कैटेगराइज किया है। और वो 5 बड़े ग्रुप कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, 5 बड़े ग्रुप में पहले कैटेगराइज किया, और इन 5 बड़े ग्रुप को उन्होंने क्या नाम दिया है? तो इन्हें नाम दिया उसने किंगडम। क्या नाम दिया है? किंगडम। तो आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया है, या उनके बारे में उन्होंने जिक्र किया है। पृथ्वी पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पे, ऑल ऑर्गेनिज्म को इन्होंने कितने ग्रुप में कैटेगराइज किया है? 5 मेजर या बड़े ग्रुप समझो, है ना। अब ये जो 5 बड़े ग्रुप है इसमें से इन्होंने क्या किया है? एनिमेलिया को दोबारा इन्होंने और भी छोटे छोटे ग्रुप में कैटेगराइज किया है। कौन कौन से हैं? अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो हमारा आ जाता है एल्गी। याद है क्या किन्हीं को? बताओ। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और लास्ट में एंजियोस्पर्म। एल्गी हो गया। ब्रायोफाइटा को हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं, याद है क्या किन्हीं को? ब्रायोफाइटा को हम लोग क्या कहते हैं? एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। क्या कहते हैं बोलो? एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। इसको क्या पढ़ेंगे अब्दुल्ला? टेरिडोफाइटा। पी को साइलेंट करना है, पी को क्या करना है? साइलेंट। पी फॉर पाकिस्तान, पी फॉर पंजाब। चलिए ठीक है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट क्या है हमारा? जिम्नोस्पर्म, और लास्ट वन कौन है? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। तो आर.एच. व्हिटेकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया है इसके बारे में अगर हम बात करें, मोनेरा को भी अलग क्लास में बांटा है बाद में छोटे छोटे ग्रुप में। एनिमेलिया को भी आप पढ़े होंगे, फाइलम 11 फाइलम के लमसम में है ना। तो उसी प्रकार से प्लांटी जो है, प्लांटी को कितने ग्रुप में बांटा गया है?
प्लांटी को आगे 5 अलग ग्रुप में भी छोटे छोटे ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है। कौन कौन से हैं? एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इन्हें डिवीजन या फिर फाइलम कहते हैं। ओके, तो क्योंकि ये जो सो हम बात कर रहे हैं प्लांट्स के लिए, तो प्लांट्स में हम इसे फाइलम नहीं कहेंगे, प्लांट में इसे हम क्या कहेंगे? डिवीजन कहेंगे। डिवीजन, दीज आर द डिविजन्स ऑफ द प्लांट किंगडम। ओके, वही अगर एनिमल्स होता तो इसमें हम क्या नाम देते? फाइलम। एनिमल के केस में क्या कहते हैं? फाइलम। किंगडम के बाद फाइलम आता है। तो अभी जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 5 किंगडम क्लास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें जो फ्लावरिंग प्लांट नाम आया है, फ्लावरिंग प्लांट, वो किसके लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है? सतीश तू बताओ, फ्लावरिंग प्लांट किनके लिए इस्तेमाल हुआ है? इसमें से एंजियोस्पर्म के लिए इस्तेमाल हुआ है फ्लावरिंग प्लांट। ओके, तो हम जो पढ़ने वाले हैं, जो भी चीजें पढ़ने वाले हैं अभी, वो सिर्फ और सिर्फ इसकी कहानी होगी। जो भी कहानी होगी किसकी होगी? एंजियोस्पर्म की कहानी होगी। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे देखते हैं। तो चैप्टर का नाम हमारा क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। नेक्स्ट, अगर हम चैप्टर के हेडिंग के बारे में ही बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो हम लोगों ने फ्लावरिंग प्लांट के डिस्क्रिप्शन को समझ लिया। व्हाट इज फ्लावरिंग प्लांट, इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब हम बात करेंगे व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स नहीं, फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। जब दो गैमेट्स के फ्यूजन हो रहे हो तो उसे हम क्या नाम देते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब भी गैमेट्स का फ्यूजन हो आपस में, तभी हम क्या कहेंगे उसको? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जरूरी नहीं कि जो दोनों गैमेट्स बन रहा है वो अलग 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 मेंबर में बने। जैसे ह्यूमन की बात करें, अगर ह्यूमन में सिर्फ एक ही टाइप का रिप्रोडक्शन है, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ह्यूमन में क्या है कि दो अलग अलग जो सो मेंबर्स हैं ह्यूमन के, मेल है और फीमेल है, और दोनों में अलग अलग गैमेट्स बनते हैं। पर कई सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं, कई सारे ऐसे प्लांट्स हैं, कई सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों प्रकार के गैमेट्स बनते हैं, मेल भी बनता है और फीमेल भी बनता है, या फिर आप समझ लो उसे नेगेटिव पॉजिटिव भी हम कह सकते हैं। ओके, नींद से जागो बालक। ठीक, सतीश का चश्मा है। सतीश का चश्मा आया है। सतीश चले जाओ। फोटो है बाहर से, क्या बोलने जल्दी। ठीक, यहां तक हो गया। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिंपल अगर हम बात करें, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, समझ में आ रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिंपल अर्थ क्या है? अगर हम इसकी बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिंपल अर्थ है फ्यूजन ऑफ द गैमेट, है ना। फ्यूजन ऑफ द गैमेट, इसे हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अगर हम बात करें एल्गी, अभी हम लोग पढ़ेंगे, या फिर इससे पहले आपने पढ़ा होगा फंगस के बारे में। तो फंगस में देखोगे ना, तो उसमें आप पढ़ोगे आइसोगेमस, ऊगेमस, ये सारी चीजें। आइसोगेमस मतलब दो सिमिलर टाइप के गैमेट फ्यूज हो जा रहे हैं। ठीक है, अगर ह्यूमन में आइसोगेमस होता तो एक और एक के फ्यूजन होने से भी एक मानव का निर्माण हो जाता, या फिर अस्पर्म अस्पर्म के फ्यूजन से भी एक मानव का निर्माण होता। अगर ह्यूमन के केस में आइसोगेमस एप्लीकेबल होता तो फंगस में आइसोगेमस एप्लीकेबल है। ठीक है, आइसोगेमस, ऊगेमस आपने पढ़ा होगा, एन आइसोगेमस, ऐसा चीज। ठीक है, तो सिंपल मतलब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
अब अगर हम एक प्लांट की बात करें, अगर हम एक प्लांट के स्ट्रक्चर को देखना चाहें, तो एक प्लांट के स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं तो प्लांट में आप क्या देखते हैं कि प्लांट के स्ट्रक्चर को हम दो ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं। बिलो एक ग्राउंड के नीचे जो पोर्शन है उसे रूट सिस्टम कह देते हैं, और ग्राउंड के ऊपर वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, शूट सिस्टम कहते हैं। चलो दिखाते हैं थोड़ा सा रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल है। रूट सिस्टम और शूट सिस्टम को देखते हैं पहले। देखो, एक प्लांट को मेनली हम क्या करते हैं, दो ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं। ओके, ग्राउंड से नीचे जो भी चीजें हैं इसे हम कहते हैं रूट सिस्टम, और ग्राउंड से ऊपर जो चीजें हैं उसे हम क्या कह रहे हैं, शूट सिस्टम। या फिर ऐसे भी कह देते हैं कि जो रेडिकल से डेवलप हो एम्ब्रियो का उसे हम क्या कहते हैं, रूट सिस्टम, और जो प्लीम्यूल से डेवलप हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, शूट सिस्टम। ओके, चलो, तो शूट सिस्टम में ही एक ऑर्गेन्स है, और वो जो ऑर्गेन है उसका नाम है फ्लावर। देखते हैं फ्लावर के बारे में। मॉर्फोलॉजी यही है ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है जी, हाँ ये है। एक प्लांट में स्पेशल ऑर्गन है रिप्रोडक्शन के लिए। प्लांट के अंदर एक स्पेशल ऑर्गन है रिप्रोडक्शन के लिए, और वो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का उसका नाम है फ्लावर। ओके, फ्लावर जनरली ना कलरफुल होते हैं। फ्लावर कैसे होते हैं, कलरफुल। कलरफुल किस लिए होते हैं बोलो, ताकि वो अट्रैक्ट कर सके। क्या कर सके, अट्रैक्ट। किसका अट्रैक्शन हो सकेगा, पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्शन हो सके, इसीलिए फ्लावर कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं जनरली। तो एक प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट में अगर आप देखोगे तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है प्लांट में, तो प्लांट के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है, फ्लावर। फ्लावर is the reproductive organ in the plant। मेनली अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में बातें नहीं करो, एक एंजियोस्पर्म में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका नाम क्या है, फ्लावर। यानी कि सिंपली आप जो फूल को ले जाके किसी और को दे रहे हो गुलदस्ता बना के, वो एक्चुअली में प्लांट का क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो एक प्लांट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है, फ्लावर है। कौन है, फ्लावर। ठीक है, फ्लावर्स। अगर हम पार्ट्स ऑफ द फ्लावर की बात करें, क्लास 7, 6, 9 में भी है, 10 में भी है, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, उसको नींद से उठा दो। अब्दुल्ला क्यों सो रहे हो, बोलो। ठीक है, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर की अगर हम बात करें, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, किन्हीं को याद है क्या पार्ट्स ऑफ द फ्लावर? सिंपल है, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। सीधा स्टेमन पे छलांग मत मारो। सेपल्स, और भी कुछ है क्या, कार्पल है, पेटल्स है, क्रोला कार्पल, ठीक है, और कैलेक्स क्रोला, एंड्रोसियम गाइनोसियम।
इसके अलावा और भी चीजें हैं, थैलेमस देख लो, है ना, और वो पंखुड़ी पेडिकल, ये सब भी है। वो 11th में था और जूनियर क्लास में है ना। पर अगर हम अभी बात करें, अभी के समय में आपके लिए जो है वो 4 ही हैं, कैलेक्स, क्रोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। कौन है जो बोर्ड पे आके लिखेगा? कैलेक्स, क्रोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। आ जाओ। तो ऐसे क्यों कर रहे हो? ऐसे क्यों कर रहे थे? Satit, can you try it? Parts of the flower. फ्रिज, आप आ जाओ। मास्क लगा के ही लिख दो, क्या दिक्कत है? ऐसे ऐसे हो रहा है। जल्दी आओ, जल्दी आओ। कैलेक्स, क्रोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। तो क्या गलती है इसमें? वह पहले तो इसने लिखा, बहुत बड़ी बात है। कोई गलती है क्या? कैलिक्स का स्पेलिंग, क्रोला का स्पेलिंग, एंड्रोसियम का स्पेलिंग, गाइनोसियम का स्पेलिंग चेक करो कॉपी में, कम से कम नोट्स तो पलटे इसी बहाने। करेक्ट है? तुम कैसे कह रहे हो करेक्ट है? हाँ, स्पेलिंग मालूम है तो फिर आप क्यों नहीं आए लिखने? बोलो। वेरी गुड। कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। नोट्स कंप्लीट है? दिखाओ। सीधा पार्ट्स ऑफ द फ्लावर में 2 ही चल लिखवाए थे क्या? एंड्रोसियम और गाइनोसियम डायरेक्ट? कैलिक्स, क्रोला डिफाइन नहीं हुआ है? अच्छा, वो 11th में है कैलिक्स, क्रोला। वॉल ऑफ द पेटल्स, वॉल ऑफ द सेपल्स। क्या क्या कह रहे हो? हाँ, डाल देंगे ऐसे ही। ठीक, चलो इधर ध्यान दो। अब हम लोग ना मेन आते हैं, ठीक है, जो हमारे सिलेबस में। कैलेक्स, क्रोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ये 4 हैं। ओके, और इसमें से 2 ना एसेसरी है और 2 नेसेसरी है। ओके, कैलेक्स और क्लोला जो है ये एक तरह से समझो तो ये हो गए एसेसरी पार्ट्स। एसेसरी मतलब क्या होता है? सहायक। ओके, दे हेल्प। ओके, उनका ना कोई अपना रोल नहीं है वैसे। मेन एक फ्लावर का मेन पार्ट, एक फ्लावर का मेन काम क्या है? रिप्रोडक्शन करना। ओके, तो कैलेक्स और क्रोला का रिप्रोडक्शन में किसी भी प्रकार का जिम्मेदारी नहीं है या किसी भी प्रकार का उसका लगाव नहीं है। बस वो क्या है? इंसेक्ट को पॉलिनेट करने के लिए या इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, पॉलिन ग्रेन का पॉलिनेशन करने के लिए है वो। ओके, और इसके अलावा फ्लावर को प्रोटेक्ट करने के लिए है कैलेक्स और क्रोला। और इसीलिए हम कैलेक्स और क्रोला को क्या कहते हैं? एसेसरी ऑर्गन या एसेसरी पार्ट ऑफ द फ्लावर। ओके, अब दूसरा जो 2 बच गया, कौन कौन से? एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो एंड्रोसियम और गाइनोसियम को हम लोग क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम और गाइनोसियम को हम लोग बोलते हैं क्या? एंड्रोसियम और गाइनोसियम को हम लोग कहते हैं नेसेसरी। क्या कहते हैं? नेसेसरी ऑर्गन। ओके, या नेसेसरी पार्ट्स ऑफ द फ्लावर।
ठीक है, तो मेन टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड्रोसियम के बारे में। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम जो है आपके लिए ही, आप नींद से जागो, जागे हो, हाँ। एंड्रोसियम को हम लोग कहते हैं मेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, मेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। एंड्रोसियम इज द मेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। ओके, तो फ्लावर में जो भी मेल पार्ट्स हैं, ओके, उसे हम किस नाम से बुलाएंगे? एंड्रोसियम। वी कॉल इट एज एंड्रोसियम। ओके, द होल मेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर विल बी कॉल्ड एज एंड्रोसियम। एंड व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ द एंड्रोसियम? स्टेमन, याद है? स्टेमन, है ना। अब इसी में एक हमारा यूनिट आ जाता है स्टेम, स्टेमन। ओके, स्टेमन। तो मेल पार्ट्स जो है ना, जितने हैं फ्लावर में मेल पार्ट्स, उसे हम क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। डेफिनेशन दिया है, वॉल ऑफ द मेल पार्ट्स। वॉल का मतलब क्या हुआ? गुच्छा, एक तरह से समझो। तो जितने भी मेल पार्ट्स हैं सभी को हम लोग किस नाम से बुलाते हैं? एंड्रोसियम के नाम से। और एंड्रोसियम के एक यूनिट को आप समझ लो, या एक पार्ट्स को समझ लो, या एक जो सो सिंगल यूनिट जो है उसे हम किस नाम से बुलाते हैं? स्टेमन के नाम से। अब अगर हम बात करें आगे स्टेमन के बारे में, तो एक स्टेमन्स के ना दो पार्ट्स। स्टेमन में कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स। नीट का क्वेश्चन था इस बार। अभी हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे। ओके, स्टेमन में दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? एंथर है, और नेक्स्ट वन इज फिलामेंट। Okay, anther has two parts. First one is anther, top portion of the androsium or a stamen, and below there will be tube like a structure which is known as filament. Okay, let's draw the diagram of the stamen. स्टेमन के डायग्राम को हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, स्टेमन के डायग्राम को अगर हम ड्रॉ करना चाहें, या अगर आप जनरल लाइफ में अगर आप एनालाइज करना चाहें कि एक स्टेमन का डायग्राम कैसा होता है, या एक स्टेमन दिखता कैसा है, तो आप सबसे पहले देखोगे ना, आपने गेहूं के दाने को देखा होगा, कैसा होता है? बाइलोब। इस बार नीट का भी क्वेश्चन यही था, और दुर्भाग्य रहा होगा उस स्टूडेंट का जिसने ये इनकरेक्ट किया होगा, है ना। क्यों पढ़ रहा होगा फिर वो? सतित, इस बार नीट के क्वेश्चन में आया था बाइलोब, है ना। चलिए देखते हैं। ऊपर जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं एंथर। ठीक है, और नीचे जो फिलामेंट के जैसा स्ट्रक्चर है, सॉरी, एक स्टॉल्क के जैसा, एक डंटी के जैसा, या एक स्ट्रॉ के जैसा जो स्ट्रक्चर है नीचे, या एक पाइप की तरह जो स्ट्रक्चर नीचे है, इसे हम नाम देते हैं फिलामेंट। फिलामेंट। ओके, तो एक एंथर में, सॉरी, एक स्टेमन में कितने पार्ट्स हैं? दो पार्ट्स। कौन कौन से हैं बोलो? पहला नंबर पे कौन है? एंथर। दूसरे नंबर पे कौन है? फिलामेंट। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर पूरा किसका है बताओ? ये स्ट्रक्चर है हमारा एक स्टेमन का। तो हम डायग्राम लिख देते हैं। डायग्राम है ये स्टेमन का।
रिवीजन क्लास है, रिवीजन होते रहेगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर किसका है, डायग्राम किसका है, ये स्टेमन। और स्टेमन आप समझ लो एक तरह से मेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, ओके। स्टेमन को हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं मेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। मेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। एंड्रोसियम, और एंड्रोसियम के एक यूनिट को स्टेमन कहते हैं। और स्टेमन कितने भाग में कैटेगराइज है, दो भाग में। कौन कौन सा, एंथर और फिलामेंट। अब अगर एक एंथर के स्ट्रक्चर को हम देखना चाहें, किसके स्ट्रक्चर को, एंथर के स्ट्रक्चर, तो चलो दिखाते हैं एंथर का स्ट्रक्चर। ये रहा एक एंथर का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है हमारा। और अगर हम अब एक एंथर के क्रॉस सेक्शन की स्टडी करें, किसकी स्टडी, एंथर के क्रॉस सेक्शन की, ओके। तो एक एंथर दिखता कैसा है उसके बारे में अगर हम बात करना स्टार्ट करें तो चलो देखते हैं। अगर हम इस एंथर को यहां से कट कर दें, इस जगह से अगर हम एक एंथर को कट कर दें, है ना, यहां से, और कट करने के बाद जब हम ऊपर से इस एंथर को देखेंगे तो हमें कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा इसके बारे में बात करेंगे। जब हम उसे कट करेंगे और ऊपर से देखेंगे तो वो स्ट्रक्चर हमें कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, ठीक है। एक जो एंथर है ना, वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, यानी दो लोब में बटा हुआ है, दो हिस्सों में बटा हुआ है। यहां से देखो, एक लोब इधर का हो गया और ये दूसरी साइड का लोब हो गया। और इसीलिए हम क्या कहते हैं, एंथर कैसा स्ट्रक्चर है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है बोलो, बाइलोब्ड। एंथर कैसा स्ट्रक्चर है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। और हर एक लोब में देखो ना, मान लेते हैं कि ये फर्स्ट लोब है, ये हमारा फर्स्ट लोब है, और ये सेकेंड लोब है, मान लेते हैं, ओके। तो इसमें अगर देखें ना तो हर लोब में दो दो गड्ढे प्रेजेंट है, इस प्रकार से देख रहे हैं, यहाँ गड्ढा है, पूरा नीचे तक गया है ये, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी गड्ढा होता है, ओके। तो एक एंथर के डायग्राम को देख रहे हैं, या एक एंथर के स्ट्रक्चर में क्या है, इसमें चार गड्ढे प्रेजेंट होते हैं टोटल। हर एक लोब में कितने होते हैं, दो होते हैं, और इसीलिए इसे हम क्या नाम देते हैं, टेट्राथीकस। हर लोब में दो दो है, ओके। टेट्राथीकस होते हैं। यहां तक ठीक है। एनसीईआरटी बुक में देखो, हर एक लोब में कितने हैं, दो दो है। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर बात करें तो इसका स्ट्रक्चर याद होगा तुम लोगों को, याद है, टोटल कितने लेयर होते हैं, तीन। सतीर्थ यहां ध्यान दो, उठ जाओ उठ जाओ, टोटल चार है। हाँ। आज तक मेडिकल कहाँ है, मेडिकल इस रोड पे बहुत जगह मेडिकल, यहाँ भी है, वहां भी।
इस रोड पे नहीं है। मेरे रूम के सामने वाले मेरे में। घर के आपके सामने हाँ पास में भी है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, यहाँ ध्यान दो। ये जो देख रहे हो ना एंथर, इस एंथर में, इस एंथर को टोटल कितने लोब में बांटा गया है? 2 लोब में। एक ये साइड का लोब हो गया और ये दूसरा लोब हो गया। गेहूं के दाने की तरह होता है एक तरह से, ठीक है। और हर लोब में कितने गड्ढे होते हैं? 2-2 गड्ढे होते हैं हर लोब में। और टोटल कितने हो जाएंगे? 4। और 4 है, इसीलिए हम क्या नाम बुलाते हैं इसे? टेट्राथीकस। किस नाम से बुलाते हैं बोलो? टेट्राथीकस। याद रहेगा, छोटा चीज है, छोटी चीजों को ऐसे नहीं कि लाइटली लेके खत्म कर दो। नीट में यही क्वेश्चन पूछा था, बायलॉग। इस बार की नीट में पूछा था बायलॉग, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये जो गड्ढा है ना, कहां चला गया? वो खत्म हो गई क्या? वो क्लियर हो गया? कुछ इस प्रकार के होते हैं, और इसमें हर एक में जो है सो क्या प्रेजेंट है? थीका प्रेजेंट है। थीका मतलब गड्ढा। और ये जो गड्ढा है इसके अंदर बनेगा पॉलन ग्रेन। क्या बनेगा इसके अंदर? पॉलन ग्रेन, ठीक है। और ये जो पॉलन ग्रेन इसके अंदर बन रहा है, इसीलिए इसे हम नाम दे देते हैं पॉलन सैक। क्या नाम देते हैं? पॉलन सैक। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू वगैरह, उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसको हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। अभी बस हम सिर्फ इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एंथर का क्रॉस सेक्शन है। एंथर का कौन सा सेक्शन है? क्रॉस सेक्शन। बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होता है, ड्रॉ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द एंथर। ओके, तो ये याद रखना है। अगर अब हम इस जगह को देखें ना, तो यहाँ टोटल 4 लेयर प्रेजेंट है, इतने बीच में 4 लेयर। याद है क्या चारों लेयर कौन कौन से हैं? किन्हीं को याद है? चलिए, 4 लेयर होते हैं। जनरली हम बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सिर्फ एक का बनाना स्टार्ट करते हैं। ये तो सबसे पहले ऊपर में जो लेयर आप देख रहे हो पर्पल कलर में या गुलाबी कलर में, इस लेयर का नाम है, क्या नाम है कोई बताओ? कभी भी ऊपर जो फर्स्ट लेयर होता है ना, जनरली लगभग सारी जगह एपिडर्मिस ही होता है, ठीक है। एपिडर्मिस के बाद कौन आता है? एंडोथेलियम। ये हो गया एंडोथेलियम, ओके। एंडोथेलियम के बाद कौन है हमारा? मिडिल लेयर। ये हो गया मिडिल लेयर। मिडिल, और सबसे लास्ट में जो लेयर है इसका नाम क्या है बोलो? कोई भी नाम बता दो, इसका नाम क्या होगा? तो टोटल कितने लेयर होते हैं? 4 लेयर। कितने लेयर है बताओ? बातें नहीं होनी चाहिए। टोटल 4 लेयर है। कौन कौन से हैं? अच्छा, थोड़ी सी इधर ध्यान दो। ये जो आप देख रहे हो इसे हम क्या नाम दिए थे? मेन क्लास में याद होगा, पॉलन सैक। क्या नाम देते हैं? पॉलन सैक। और इसके अंदर क्या बनता है? सतीत, उठ जाओ सतीत कुमार, सर दुख रहा है? कुछ है क्या लगाने वाला? नहीं है, चलो ठीक है। इसे हम क्या नाम देते हैं? पॉलन सैक। और पॉलन सैक के अंदर क्या बनता है? पॉलन ग्रेन बनता है, ठीक है।
अब यहां ध्यान दो, ये जो पॉलन सैक है इसके ऊपर टोटल कितने लेयर है? 4 लेयर होते हैं। कितने लेयर? 4। ठीक है, पॉलन सैक के ऊपर जो लेयर है उसके बारे में बात करें। पॉलन सैक, पॉलन सैक के ऊपर 4 लेयर। चार लेयर कौन कौन से हैं? सबसे पहला लेयर कौन सा है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। अब्दुल्ला तुम चाहते तो लिखते जाते शॉर्ट में, बन जाता। यहीं से लिखना स्टार्ट करो। पॉलन सैक में कितने लेयर हैं? 4 लेयर। कौन कौन से? एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, इसके अलावा मिडिल लेयर, मिडिल लेयर, और फिर लास्ट में कौन सा है हमारा? टैप्टम। ठीक है, मिडिल में देखो तो डबल टी है। ठीक, डबल टी। डबल टी लिखे थे आप क्या? फेज मिडिल का स्पेलिंग एक बार चेक करो। बराबर है? नहीं, मैं नहीं, आप चेक करो अपनी कॉपी में। ठीक है, एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टैप्टम, 4 लेयर। सबसे आउटर मोस्ट कौन सा है? एपिडर्मिस। उसके बाद कौन है? एंडोथेसियम। उसके बाद कौन है? मिडिल लेयर। और सबसे लास्ट में कौन है? टैप्टम। टेप्टम एकदम इनर साइड में हो जा रहा है, इनर लेयर है, जहां पॉलन ग्रेन डेवलप हो रहा है, उस जगह का लेयर है ये टेप्टम। ओके, और इसी जगह पे क्या होता है? टेप्टम के पास ही पॉलन ग्रेन है, तो ये टेप्टम क्या करता है? एक तरह से नरिशमेंट का काम करता है। इसका काम करता है नरिशमेंट का। याद रहेगा? मान लेते हैं कि यहां पॉलन ग्रेन डेवलप हो रहा है, ये सभी पॉलन ग्रेन, ये सभी पॉलन ग्रेन है। ये पॉलन ग्रेन डेवलप हो रहे हैं। जो मैंने येलो कलर से बनाया है वो पॉलन ग्रेन है। और पॉलन ग्रेन के नजदीक में जो लेयर है ना, ये हमारा टेप्टम है। पॉलन ग्रेन के नजदीक में, या फिर इनर लेयर कह देते हैं हम पॉलन सैक का। ये जो टेप्टम है ये नरिशमेंट का काम करता है। किसका काम करता है? नरिशमेंट। एनसीईआरटी का ही लाइन है। टेप्टम किसका काम करता है? नरिशमेंट का काम करता है। नरिशमेंट का मतलब क्या होता है? पालन पोषण। ये जो भी टेप्टम बनने वाला है, इस टेप्टम को जो भी एनर्जी चाहिए, जो भी फूड्स रिलेटेड जो भी चीजें चाहिए, सारी चीजें कौन देगा? टेप्टम देगा। ओके, चलिए, तो अगर हम बात करें पॉलन सैक के ऊपर कितने लेयर हैं, तो कितने लेयर हैं? टोटल 4। कौन कौन से हैं? एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर, टेप्टम। सीक्वेंस याद रखना है। सीक्वेंस को क्या करना है? याद रखना है। चलो जोर से बोलना है, ठीक है? सबसे पहला लेयर कौन सा है? बोलो, जोर से बोलो, इसको उठाओ। एपिडर्मिस। दूसरा कौन है? इंडोथेसियम। तीसरा? चौथा? पहला? उसके बाद लास्ट में टेप्टम का फंक्शन क्या है? नरिशमेंट ऑफ द पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन जो डेवलप हो रहा है अभी, उससे क्या करता है? ये नरिशमेंट देता है, यानी उसका पालन पोषण करता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन का। स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलन ग्रेन। हाँ, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले भी पढ़ा चुके हैं पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, मेन क्लास में पढ़ा है कि नहीं? याद है? टेस्ट में भी दिए थे क्वेश्चंस।
पॉलन ग्रेन के ऊपर कितने लेयर हैं? 2 लेयर है। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन का, तो पॉलन ग्रेन जो है ना जनरली स्फेरिकल शेप के होते हैं। जनरली कैसे शेप के होते हैं? स्फेरिकल शेप के होते हैं। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर जनरली, यानी कि जरूरी नहीं कि वो है, ठीक है, जनरली स्फेरिकल शेप के होते हैं। पॉलन ग्रेन के ऊपर 2 लेयर प्रेजेंट है। कितने लेयर हैं? 2 लेयर। याद है क्या? एक्साइन और एंटाइन। चलिए मान लेते हैं कि यह एक पॉलन ग्रेन है। इसका सबसे अंदर वाला जो लेयर है इसका नाम है एक्साइन, सॉरी इंटाइन। इनर वाले लेयर को क्या कहते हैं? इंटाइन कहते हैं। और आउटर वाले लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? एक्साइन कहते हैं। एनसीईआरटी में पॉलन ग्रेन का जो है ना सो डायमीटर भी नोटेड है। एनसीईआरटी में पॉलन ग्रेन का डायमीटर भी नोटेड है, तो अंडरलाइन कर लो उस चीज को। पॉलन ग्रेन जनरली कैसे होते हैं? स्फेरिकल शेप के होते हैं। इसके ऊपर 2 लेयर होता है, एक अंदर का लेयर और एक बाहर का लेयर। अंदर वाला जो लेयर आप देख रहे हो, अभी बनाए नहीं है, ये जो लेयर है इसे हम इंटाइन लेयर कहते हैं, ये अंदर का लेयर है। इसके ऊपर एक और लेयर प्रेजेंट है जिसका नाम है एक्साइन। इस लेयर को हम लोग कहते हैं एक्साइन। एक्साइन जो लेयर है ये कंटिन्यूअस नहीं होता है। ये कैसे होते हैं? डिसकंटिन्यूअस होते हैं। वेंटिलेशन नहीं आ रहा है? हाँ, थोड़ी सी गर्मी तो लग रही है। क्या सो गया? ठीक है, मेरे तरफ ध्यान दो। हम जो बात कर रहे हैं अभी, ये स्ट्रक्चर है किसका? पॉलन ग्रेन का। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें या पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को देखें तो जनरली पॉलन ग्रेन्स आर स्फेरिकल इन शेप। जनरली कैसे शेप के होते हैं? स्फेरिकल शेप के होते हैं। और पॉलन ग्रेन के ऊपर 2 लेयर प्रेजेंट है। कितने लेयर प्रेजेंट है? 2 लेयर्स। कौन कौन से हैं? सबसे आउटर जो लेयर आप देख रहे हो जो डिसकंटिन्यूअस है और रेड कलर से मैंने बनाया है, इसका नाम है एक्साइन। क्या नाम है इसका? एक्साइन। ओके। इसके बाद जो सेकंड लेयर आप फिर इनर मोस्ट लेयर या इनर लेयर जो आप देख रहे हो, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है एंटाइन। एंटाइन। पॉलन ग्रेन के ऊपर कितने लेयर हैं? 2 लेयर। कौन कौन से? एक्साइन और एंटाइन। ओके, यहां तक ठीक है। ये जो देख रहे हो आप इनर लेयर जिसे हम इंटाइन कहते हैं, ये बने हैं किससे? तो ये बने हैं सेलुलोज और पैक्टिन के। ये किसके बने हैं? सेलुलोज एंड पैक्टिन। सेलुलोज और पैक्टिन से बने, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें एक्साइन के बारे में, तो एक्साइन किससे बने हैं? तो एक्साइन जो है ये बने हुए हैं, कोई बता सकता है क्या? स्पोरोपोलेनिन के बने। स्पोरोपोलेनिन के बने, ठीक है। यहां तक याद रहेगा? क्या पढ़ा है बताओ? स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है? जनरली स्फेरिकल होते हैं। जनरली कैसे होते हैं? ये स्फेरिकल। कहां थे आप इतनी देर तक? क्या कॉलेज? आप ही के लिए जो सो ये क्लास लगी थी और आप ही एब्सेंट थे, ठीक है। तो देख लो कि वीडियो तुम्हारे लिए ही बना है।
पॉलन ग्रेन जनरली कैसे होते हैं? स्फेरिकल शेप के होते हैं, ठीक है, स्फेरिकल शेप के होते हैं। और पॉलन ग्रेन के ऊपर कितने लेयर है? 2 लेयर। कौन कौन सा? एक्साइन और दूसरा क्या है? इंटाइन। एक्साइन जो है ये बने हैं किसके? स्पोरोपोलिनिन के। और इंटाइन किसके बने हैं? सेलुलोज और पैक्टिन के। इसमें से ये जो 2 लेयर आप देख रहे हो, दोनों लेयर में से एक जो लेयर है ये कंटिन्यूअस है और दूसरा लेयर जो है ये डिसकंटिन्यूअस है। अगर हम इसकी बात करें तो ये लेयर कैसा है? कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है? डिसकंटिन्यूअस। और ये, हाँ, और ये जो आप देख रहे हो इंटाइन, ये कैसे हैं? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, एक कंटिन्यूअस है और दूसरे कैसे हैं? डिसकंटिन्यूअस। याद रहेगा? ठीक। नेक्स्ट हम एक चीज और देख सकते हैं, ये हाँ बनाइए बनाइए। तो एक कंटिन्यूअस है, दूसरा कैसा है? डिसकंटिन्यूअस। स्पोरोपोलिनिन की एक खासियत है कि ये जो है ना किसी को सड़ने नहीं देता